कोई स्काई डाइवर बेहोश हो जाए तो उसके जान को बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। एक सर्टिफाइड डाइवर बनना है तो उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ और कैसे होती है। साथ में अगर इंडिया में हम स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस करना चाहें, मतलब हवा भी मोशन के विरोध में फोर्स लगाती है, उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग। वह ऐसे कूदे, माथा नीचे करके कूदे, जिसको हम लोग कहते हैं हेड डाउन पोजीशन। एक्सपीरियंस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पैराशूट खुलिएगा, हवा इसे घुस के इसको फुला देगा। उपयोग होने वाला सबसे आधुनिक डिजाइन का पैराशूट यही है, मशहूर कर्नाटका में। ऐसा नहीं है कि साइकिल चलाते हुए पहुंचे कि हमको कूदा दो। वेलकम टू फिजिक्स सी। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्काई डाइविंग के पीछे का साइंस क्या है, पैराशूट के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे कैनोपी क्या होता है, स्टीयरिंग लाइन क्या होता है, इमरजेंसी टोंगल क्या होता है, और साथ में आपातकालीन परिस्थिति में पैराशूट में वैसे कौन कौन से उपकरण होते हैं जो मदद करते हैं। जैसे हवा में ही कोई स्काई डाइवर बेहोश हो जाए तो उसके जान को बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। पैराशूट के प्रकार पढ़ेंगे कि राउंड पैराशूट, रैम एयर, जो रेगोलो विंग, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है और क्या क्या खूबियाँ हैं। स्काई डाइविंग के प्रकार के बारे में सीखेंगे, जैसे स्टैटिक लाइन जंप, एक्सीलरेटेड एयरफॉल, ये सभी क्या होता है, और अगर हमें एक सर्टिफाइड डाइवर बनना है तो उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ और कैसे होती है। साथ में अगर इंडिया में हम स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस करना चाहें, सिर्फ एक बार कूद के देखना चाहें कि ऐसे हवा में कूदने में कैसा लगता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या खर्चे आते हैं, इन सबको खूब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काई डाइविंग के साइंस को समझने से पहले हम लोग यह समझेंगे कि ड्रैग क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी सतह पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो सतह उसको पीछे की तरफ ढकेलती है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसी प्रकार से हवा में कोई वस्तु चलती है तो अगर वस्तु इस दिशा में चल रही है तो इसके मोशन के अपोजिट दिशा में हवा एक फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को कहते हैं ड्रैग। मतलब हवा भी मोशन के विरोध में फोर्स लगाती है, उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग। कोई वस्तु जब आसमान से गिरता है, जैसे कि स्काई डाइवर एरोप्लेन से कूदता है, तो उस पर 2 फोर्स लगा होता है। एक फोर्स उस पर होता है वेट, यानी धरती के द्वारा लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। मास जितना ज़्यादा वेट उतना ही ज़्यादा। दूसरा फोर्स होता है जिसको हम लोग अभी समझे हैं ड्रैग। इस ड्रैग का वैल्यू होता है हाफ रो v स्क्वायर CD A। अब यहाँ पे रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि हवा का डेंसिटी, घनत्व, v यानी वेलोसिटी, गिरने वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, CD ड्रैग कांस्टेंट होता है। यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है शेप पे, जो गिरने वाला ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। और तीसरा होता है एरिया, गिरने वाले ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट एरिया। जैसे कोई इस तरीके से गिर रहा है तो यह उसका कॉन्टेक्ट एरिया हुआ, और कोई इस तरीके से गिर रहा है तो यह उसका कॉन्टेक्ट एरिया हुआ। यानी 100 बात का एक बात, अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी बढ़े तो ड्रैग बढ़ता है, अगर कॉन्टेक्ट एरिया बढ़े तब भी ड्रैग बढ़ता है। इसको एक्सपीरियंस भी आप लोग किए होंगे। बाइक पे आप जाते हैं, अगर बाइक स्पीड चलाइए, यानी स्पीड बढ़ा दीजिए, तो अचानक चेहरा इसे पीछे जाने लगता है, यही ड्रैग है। वेलोसिटी बढ़ाने पे ड्रैग बढ़ गया, जिसके कारण आप पीछे की तरफ ढकला रहे हैं। या फिर कभी क्या करिएगा, एक टेबल लेके बाइक पे पीछे बैठ जाइएगा, किसी को बोलिएगा चलाने के लिए, टेबल इतना बड़ा लेके बैठे हैं, जैसे बाइक चलेगा आप पीछे की तरफ ढकलाइएगा। होता क्या है कि टेबल रखने से कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा, जिससे ड्रैग बढ़ गया। अब एक आदमी जो पैराशूट या फिर हेलीकॉप्टर से बिना पैराशूट पहने कूदता है तो उस पर 2 फोर्स लगते हैं, एक वेट और दूसरा ड्रैग। शुरुआत में चूंकि वेलोसिटी बहुत कम होती है तो ड्रैग का वैल्यू लगभग 0 होता है, जिसके कारण व्यक्ति 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। यानी उसका स्पीड हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, अभी हम लोग देखे हैं वेलोसिटी बढ़ाने से ड्रैग बढ़ता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ड्रैग बढ़ने लगेगा। थोड़ा
2-4 सेकंड बाद नीचे आया, वेट तो उतना ही है, ड्रैग बढ़ गया। और नीचे आया 10-12 सेकंड बाद एक ऐसा समय आता है 10 से 12 सेकंड बाद जब वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि 10 से 12 सेकंड के औसतन समय के बाद ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ दोनों फोर्स, ड्रैग और वेट दोनों बराबर, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0। और न्यूटन के हम लोग पहले नियम से जानते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी उसमें एक्सीलरेशन 0, यानी इस समय के बाद 10 या 12 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं बढ़ता है, एक कांस्टेंट स्पीड से वह गिरना शुरू करता है। उसी स्पीड को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। कोई कितनी भी ऊंचाई से कूदे लगभग 10 से 12 सेकंड में वह टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी होती कितनी है? देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी आदमी जो कूद रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है। एक साधारण 70 से 80 किलो का व्यक्ति अगर आर्क पोजीशन में कूदे, आर्क पोजीशन यानी इस तरीके से, माथा ऐसे, पेट जमीन की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं बेली टू अर्थ पोजीशन, इस पोजीशन में गिरे तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 200 किलोमीटर पर आवर होता है। परंतु अगर आदमी का वजन ज्यादा हो तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ सकता है, और ऐसे कूदने के बजाय वह ऐसे कूदे, माथा नीचे करके कूदे, जिसको हम लोग कहते हैं हेड डाउन पोजीशन, चाहे खड़ा होकर कूदे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन, तो उस समय टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है, यानी 200 से अधिक हो सकता है। लेकिन एक बार जो टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त हुआ उसी वेलोसिटी से आदमी गिरते रहता है। अब वह जितने देर तक गिरे, कुछ देर तक व्यक्ति इसी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरते रहता है, और उसके जो कपड़े पहने होते हैं, ड्रेस पहने होते हैं, उसमें एक मशीन लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, यह मशीन वह जमीन से कितना ऊपर है यह उसको बताते रहती है। जैसे हाइट लगभग 5000 फीट होता है, जैसे उसका हाइट जमीन से 5000 फीट के लगभग होता है, तब नॉर्मली पैराशूट खोल दिया जाता है। वैसे अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है बहुत ज़्यादा, वो लोग 2500 फीट पे भी खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। पैराशूट खोल दिया जाता है। पैराशूट खोलते ही, जैसे ही पैराशूट खुलता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पहले इतना ही थे, पैराशूट खुला तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से ड्रैग बढ़ता है, तो फिर ड्रैग बढ़ जाता है। ड्रैग बढ़ने के कारण एक समय आता है कि ड्रैग ज़्यादा वेट कम, ड्रैग ज़्यादा वेट कम। अब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तो एक जो वेलोसिटी वह कम होना शुरू करेगा। पहले वह 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गिर रहा था, अचानक उसका स्पीड कम होने लगेगा। कम होते 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 वह लगभग 18 से 19 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जब प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति धीरे 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 नीचे आता है। जमीन को टच करने से पहले फिर से पैराशूट के दोनों टेंगल्स होते हैं, उनको खींच के पैराशूट का शेप बदल दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो ड्रैग का वैल्यू है वह शेप पे भी डिपेंड करता है। सीडी, शेप चेंज करने से सीडी चेंज होगा, यानी ड्रैग चेंज होगा। खींचने से पैराशूट का जो आकार है वह बदलता है, जिससे ड्रैग और बढ़ता है, जिससे स्पीड 18 से भी कम हो जाता है। मतलब समझिए, कई केस में जब जमीन पे आदमी गिरता है तो सीधे चुपचाप नीचे उतर जाता है जीरो वेलोसिटी से। यही है स्काई डाइविंग के पीछे का साइंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्काई डाइविंग के क्या क्या पार्ट होते हैं, स्काई डाइविंग में होता क्या क्या है, क्या क्या करते हैं। तो स्काई डाइविंग के पूरे एक्सपीरियंस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जिसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल, यानी कि प्लेन से कूदने के बाद बिना पैराशूट के जितने देर तक हम लोग गिरते हैं उसको कहते हैं हम लोग फ्री फॉल। इसमें व्यक्ति टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरता है, लगभग 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नीचे गिरता है। तो समझिए, पूरे स्काई डाइविंग का सबसे रोमांचकारी पल यही होता है। 40 से 45 सेकंड का चलता है। इसमें आप 200 किलोमीटर स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, बहुत मजा आता है। किसी किसी को डर भी लगता होगा।
जैसे आप जमीन से 5000 फीट के लगभग आते हैं तो उसके बाद पैराशूट खोल दिया जाता है बिगिनर्स के लिए। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, बहुत दिन से डाइविंग कर रहे हैं, लोग 2500 2000 फीट के आने के बाद पैराशूट खोलता है लोग। तो फ्री फॉल के बाद पैराशूट खोल के जब आदमी नीचे आता है, मतलब और भी बहुत कम वेलोसिटी से, इस वाले पार्ट को कहते हैं कैनोपी फ्लाई। इसमें पैराशूट खोल देने के बाद आदमी के गिरने का स्पीड कम होके 18 से 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और इसमें पैराशूट के दोनों तरफ 2 ठो ऐसे हैंडल लगा होता है, दाहिने खींचिएगा तो दाहिने जाइएगा, अब बाएं खींचिएगा तो बाएं। ऐसे ही ऐसे गोल गोल घूम घूम के नीचे का नज़ारा देखता है। कहीं पहाड़ी इलाके में आप जंप किए हैं तो पहाड़ को ऊपर से देखिएगा, नदी देखिएगा, झरना देखिएगा, इसको ऊपर से देखते हैं, बहुत ही सुनहरा क्षण होता है। धीरे 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 आप नीचे आते हैं इस पार्ट से। अब जैसे आप जमीन पे उतरने वाले होते हैं तो अब जमीन पे भी 18-20 के स्पीड से उतरिएगा तो हाथ पैर टूट सकता है। 18-20 के स्पीड से ऐसे या धम देना जमीन में लड़ जाइए, मुंह हाथ फूट जाएगा। तो स्पीड और कम करना पड़ता है। तो ये जो दोनों यहाँ पे हैंडल होता है, जिसको दाहिने खींचने से दाहिने या बाएं खींचने से बाएं जाते हैं, इनको कहा जाता है कंट्रोल टोंगल। इन दोनों को अगर एक साथ खींच दिया जाए तो यह ब्रेक जैसा काम करता है। तो जैसे जमीन से एकदम नजदीक आए तो उसके बाद इस टोंगल को दोनों को एक साथ खींचा जाता है, जिससे पैराशूट का शेप चेंज होता है, स्पीड और कम हो जाता है। तो समझिए लगभग आप जमीन तक पहुंचते पहुंचते एकदम 0 के स्पीड से आके चट देना आके जमीन पे खड़ा हो जाते हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं लैंडिंग मैन्योर। इसमें आदमी धीरे 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 नीचे उतरता है। ये जो जंपिंग है, स्काई डाइविंग, नॉर्मल हम जैसा लोग करने जाएंगे तो 10,000 14,000 फीट से कूदाएगा। और अगर स्टैटिक लाइन जंप करिएगा तो 5,000 फीट से कूदा देता है। लेकिन जो सबसे ऊंचा जंप का रिकॉर्ड है वह है एक इंग्लैंड नहीं, अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलन यूस्टेंस। 2014 में यह 1,35,890 फीट की ऊंचाई से कूदे थे। मतलब फ्री फॉल सबसे लंबी दूरी तक करने का अभी तक का रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा ऊंचाई से कोई नहीं कूदा है। 1,35,890 किलोमीटर। अब इतना ऊपर प्लेन से भी नहीं गए थे। एक बड़ा सा बैलून लिया गया जिसमें गर्म हवा भर दिया गया। अब गर्म हवा भरेंगे तो वह ऊपर जाएगा, उसमें इनको बांध दिया गया स्पेस सूट पहना के। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, पहले है धरती के ऊपर है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है और प्रेशर भी कम होते जाता है। तो इसलिए इनको स्पेस सूट पहना के अब बैलून से बांध दिया गया। यह चले गए एकदम स्ट्रेटोस्फीयर में। वहां से बांधा गया था उसको खोले और नीचे गिरना शुरू किए। गिरते 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 वही 5,000 के लगभग आए फीट के हाइट पे। तब पैराशूट खुल के एकदम आराम से उतर गए। ये जब जंप किए थे तब वह गूगल में काम करते थे। गूगल कंपनी आप लोग जानते होंगे, जिसमें सर्च करते हैं, उसी कंपनी में काम करते थे। और इससे भी एक एक्साइटिंग बात बताएं, एक स्टंटमैन है, उनका नाम है ल्यूक एकीन। इसको मिटाने दो। इनके बारे में अभी बताएंगे तो तुम लोग सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। नाम है इनका, नाम याद रखना, ल्यूक एकीन। यह 25,000 फीट के हाइट से बिना पैराशूट के कूद गए। स्टंटमैन है, 25,000 फीट के ऊंचाई से बिना पैराशूट का कूदे। कूदने के बाद आराम से अपना पोजीशन मेंटेन करते रहे और जमीन पे एक जगह बड़ा सा नेट बांधा गया था, उसी नेट पे लैंड किए बिना किसी क्षति के। हल्का चोट भी नहीं लगा, खरोच भी नहीं लगा, जमीन पे उतर गए। उनका यह जंप का वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट में, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इतना एक्साइटिंग है उसको देखना कि तुम देखोगे तुमको मन करेगा एक बार हम भी जाके कूदिए जाए प्लेन से। तो वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे कि अगर हमको स्काई डाइविंग करना हो तो कहाँ से करें, कैसे करें, कितना खर्च आएगा। तो जैसे साइकिल में हैंडल होता है, चक्का होता है, ब्रेक होता है, चैन होता है, वैसे ही पैराशूट में भी कई अलग अलग पार्ट होते हैं जिनमें सभी का काम अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे यह छाता जैसा दिख रहा है, यह छाता जैसा जो पार्ट दिख रहा है, अब यहाँ पे तो यह गोल है,
रैम एयर पैराशूट में रेक्टेंगुलर होता है, जिस भी शेप का हो। इस छाता वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कैनोपी। कैनोपी, इस कैनोपी से बहुत सारी रस्सियां लगी होती हैं। इन रस्सियों को कहा जाता है स्टीयरिंग लाइन। जैसे स्टीयरिंग होता है ना कार में, वैसे ही स्टीयरिंग का ये रस्सियां काम करती हैं। ये रस्सियां नीचे एक टोंगल से कनेक्टेड होती हैं। टोंगल माने हैंडल से, जिसको खींचने से हवा में पैराशूट दाहिने बाएं घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो दो हैंडल लगे होते हैं उनको कहा जाता है कंट्रोल टोंगल। और यह बेल्ट सबको कहा जाता है हार्नेस। इसी से जो आदमी कूदता है उसके शरीर में पैराशूट बांध के रखा जाता है ताकि हवा में बहुत तेज झटका ना लगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हवा में है और पैराशूट खोला, और पैराशूट खुला ही नहीं, चाहे खुला भी तो वह इस तरह से मुमरा चमरा गया कि वह स्पीड कम ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? तुम लोग कहोगे कि सर हम जंगल में जा रहे हैं और शेर आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है पैराशूट के सिचुएशन में। देखो, एक जो कंटेनर होता है, बैग जिसमें पैराशूट रखा जाता है, उसमें एक साथ दो पैराशूट होते हैं। एक पैराशूट को कहा जाता है मेन पैराशूट और दूसरे वाले को कहा जाता है रिजर्व पैराशूट। मेन प्लस रिजर्व। दो पैराशूट हैं। अगर मेन पैराशूट ऊपर से कूदे, आप आए 5000 फीट के लगभग, अपना खींचे पैराशूट को खोलने वाला नॉब, पैराशूट खुला ही नहीं। चाहे खुल भी गया तो इस तरीके से खुला है कि आपका स्पीड कम नहीं हो रहा है। तो तुरंत यहाँ पे जो लाल कलर से दिख रहा है, इसको कहते हैं कट अवे टोंगल। इसको खींचते ही जो मेन पैराशूट है वह कट के अलग हो जाता है, उसका कैनोपी निकल जाता है। और फिर यहाँ पे जो पीला कलर का दिख रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व टोंगल, इसको खींचने से दूसरा पैराशूट निकलता है। अच्छा, मान लीजिए ऊपर हवा में कोई अपना पैराशूट खोला, पैराशूट नहीं खुला, अब डर के मारे वो बेहोश हो जाए हवा में, या फिर आप बादल के नीचे गिर रहे हैं तो बिजली ही गिर जाए, तब तो आप नहीं पैनल खींच पाइएगा, नहीं पैनल खींच पाइएगा, चुपचाप बेहोश होकर गिरिएगा। उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। पैराशूट में एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस, शॉर्ट में AAD। यह नई टेक्नोलॉजी है, यह सूट में लगी रहती है और जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है उसका जमीन से ऊंचाई और स्पीड मापते रहता है। अगर उसने नोटिस किया कि आप 5000 फीट तक आ गए हैं, स्पीड कम नहीं हुआ है, फिर आप 4000 फीट पे आ गए, 2500 फीट पे आ गए, स्पीड कम नहीं हुआ है, तो उसको लग जाएगा कि व्यक्ति बेहोश है। तो जैसे आप लगभग 750 फीट के हाइट पे आइएगा, यह अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मेन पैराशूट को काट के हटा देगा और रिजर्व वाले को लॉन्च कर देगा। इसने कई जानें बचाई हैं स्काई डाइविंग के दौरान। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई पैराशूट से कूदना, 10,000 फीट से कूदना इतना खतरनाक है, जान का डर है। परंतु अगर गौर से देखिए तो पैराशूट से कूदना यानी स्काई डाइविंग उतना ही खतरनाक है जितना मोटरसाइकिल चलाना। मोटरसाइकिल चलाने में भी एक्सीडेंट होते हैं, और अगर सही से देखा जाए तो पैराशूट से कूद के कम लोग मरते हैं, मोटरसाइकिल से अधिक लोग मर रहा है। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उपयोग के आधार पर पैराशूट कई प्रकार के होते हैं, परंतु हम लोग मुख्य 4 प्रकार के पैराशूट के बारे में जानेंगे। इस कैनोपी के आधार पे जो ऊपर वाला होता है उसके आधार पे यह 4 प्रकार के पैराशूट है। सबसे पुराना जो डिजाइन है उसका नाम है राउंड पैराशूट। जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें जो कैनोपी होता है यह ऐसे गोल होता है, इसको कहते हैं राउंड पैराशूट। जब से सबसे पहला पैराशूट बना था तो ऐसा ही बना था।
इसमें सिंगल लेयर का कपड़ा होता है और ऊपर में माथा पे इसे एक छेद रहता है जिसको कहते हैं वेंट। इससे हवा निकलते रहता है जिससे कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होता है, गिरने के बाद ऐसे ऐसे ज़्यादा नहीं करेगा, ऑसिलेशन ज़्यादा नहीं करेगा। परंतु चूंकि यह पुराना डिज़ाइन है तो इसकी कुछ खराबियाँ भी हैं। खराबियाँ यह है कि इसमें कंट्रोल टॉन्गल नहीं होता है, मतलब दाहिने बाएं कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ से कूदिएगा उसी के नीचे आप उतरिएगा। दूसरा, इसमें डिसेंट स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़मीन पे उतरने के समय आप स्पीड को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो डिसेंट स्पीड ज़्यादा होने से रफ लैंडिंग होती है, मतलब अगर आप बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो इससे गिरिएगा तो हाथ पैर टूटने का डर रहता है। तीसरा, यह बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, मतलब हवा में हो सकता है यह ऐसे ऐसे गोल गोल नाचने लगे, हो सकता है इतना ज़्यादा वाइब्रेट करे कि आप इसको बैलेंस ही नहीं कर पाए, सीधे के जगह पर ऐसे धम देना मुँह के बोले गिर जाए। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। परंतु कार्गो ड्रॉप करने में, मतलब मिलिट्री को कहीं पे उसका टुकड़ी है, उसमें सिर्फ अपना सामान खाना ये सब गिराना है, तो प्लेन से ये सब सामान में पैराशूट बांध के गिरा दिया जाता है। इसको कहते हैं कार्गो डिप्लॉयमेंट, उसमें उपयोग किया जाता है। कभी कभी जो ट्रूप्स होते हैं, सेना होते हैं, उनको भी इससे उतारा जाता है, उनको बहुत ट्रेंड किया जाता है, उनको भी इससे उतारा जाता है। इसका कुछ फ़ायदा यह है कि एक तो यह सस्ता पड़ता है और दूसरा जहाँ कूदिएगा वहीं गिरिएगा, बहुत ज़्यादा दाहिने बाएं जाने का चांस नहीं रहता है, बशर्ते हवा नहीं चल रही हो। दूसरा जो प्रकार है पैराशूट का, उसको हम लोग कहते हैं क्रूसीफाइड पैराशूट। नाम क्या है? क्रूसीफाइड। क्रूसीफाइड क्रॉस जैसा लगता है ना, तो एक्चुअली में इसको ऊपर से देखने पे क्रॉस जैसा ही थोड़ा थोड़ा लगता है, तो इसका नाम रख दिया है सब क्रूसीफाइड पैराशूट। यह जो राउंड पैराशूट है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, बस यह 2 लेयर के कपड़ा से बना होता है। जैसे पैराशूट खुलता है तो इसमें छेद होते हैं जिससे हवा घुस के, जैसे ट्यूब होता है ना, ट्यूब जैसा होता है, जैसे पैराशूट खुलिएगा हवा इसे घुस के इसको फुला देगा। साथ में यह इसमें एक बीच में छेद होता है जिससे हवा निकल के इसको स्टेबल करती है। इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, दाहिने बाएं जा सकते हैं। राउंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब राउंड वाला इतना वाइब्रेट करता है तो ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है। इसका भी उपयोग रेस्क्यू पैराशूट के रूप में किया जाता है, परंतु स्पोर्ट्स में इन सब का उपयोग बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तीसरा जो सबसे लेटेस्ट वाला है उसका नाम है रैम एयर पैराशूट। यह वाला पैराशूट सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला और सबसे आधुनिक डिजाइन का पैराशूट यही है। इसमें यह जो कैनोपी है रेक्टेंगुलर शेप का होता है और बीच में देखो ऐसे रिब्स बना होता है। इन सब के पास अपना अपना एक छेद होता है, डबल लेयर का बना हुआ ट्यूब जैसा। जैसे पैराशूट डिप्लॉय होता है इस छेद से हवा घुसता है और इसको फुला देता है, जिससे कि इसको काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसमें कंट्रोल टॉन्गल्स होते हैं जिसके कारण इससे मैनूवर करना, मतलब दाहिने बाएं आगे पीछे जाना बहुत आसान है और आप कूदने के बाद जहां मन करे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लैंड कर सकते हैं। और इसका डिसेंट स्पीड कम होता है जिसके कारण बहुत सॉफ्ट लैंडिंग होती है। मतलब अगर आप खूब बढ़िया से ट्रेंड हैं तो आप जैसे माने ऊपर से आइएगा तो एकदम खड़े खड़े उतर जाइएगा, दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना सॉफ्ट लैंडिंग होता है। स्पोर्ट्स में और आर्मी डिप्लॉयमेंट में, आर्मी को उतारना हो कहीं दुश्मन के टेरिटरी में, तो इन सब का खूब उपयोग होता है। आर्मी 2 तरह का जंप करती है, हालो और एक होता है हाहो। हालो का मतलब हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, बहुत ऊपर से कूदे और बहुत नीचे आके पैराशूट खोले। बहुत नीचे माने 2000 2500 इतना हाइट पे खोले तो इसको कहते हैं हालो। और दूसरे को कहते हैं हाहो, हाई एल्टीट्यूड और हाई ओपनिंग, बहुत ऊपर से कूदे और बहुत ऊपर ही पैराशूट खोल दिए, 5000 फीट पे खोल दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं हाहो। जैसे मान के चलो कहीं पे हम दुश्मन के टेरिटरी में उतरना चाहते हैं, तो अगर प्लेन नज़दीक जाएगा तो देख लेगा सबकी प्लेन से कोई कूदा है, तो प्लेन को बहुत ऊपर से ले जाके कूदा दिया जाता है। जैसे मोतिहारी में मोती झील में आर्मी उतारना है तो लेके चला जाएगा, समझिए
ढाका रोड के तरफ से ही लोगों को कूदा देगा, ढाका रोड या उससे पीछे लोगों को कूदा देगा, बहुत ऊपर है ताकि किसी को दिखेगा नहीं। और ये लोग अपना पैराशूट से मैनुअर करते हुए दाहिने बाएं करते करते आराम से मोती झील में लैंड कर जाएंगे। इसकी ट्रेनिंग में इसी पैराशूट का उपयोग होता है। इस पैराशूट का नाम है रैम एयर पैराशूट, रैम एयर पैराशूट। स्पोर्ट्स में भी स्काई डाइविंग का जो खेल होता है जिसमें बहुत तरह का लोग आकृति बना के कूदते हैं, सर्कल और क्या क्या, उसमें भी इसका उपयोग होता है। पैराशूट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि अगर हम सोचें कि स्काई डाइविंग करना है तो कितने प्रकार का स्काई डाइविंग हम कर सकते हैं, या फिर हम अगर सर्टिफाइड डाइवर बनना चाहें जो लोगों को भी ट्रेनिंग देता है सिखाने का, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, स्काई डाइविंग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है टैंडम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऊपर नहीं जाएगा क्या, ठीक है कोई बात नहीं। 3 तरह का होता है मुख्यतः। एक का नाम है टैंडम जंप, दूसरा स्टैटिक लाइन जंप और तीसरा एक्सीलरेटेड फ्री फॉल। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टैंडम जंप। देखिए, जो लोग एकदम बिगिनर हैं, कभी स्काई डाइविंग नहीं किए हैं, उनके लिए है टैंडम जंप। इसमें एक एक्सपीरियंस ट्रेनर आपके साथ बांध दिया जाता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेनर आप लटका हुआ है, बांध दिया जाता है और दोनों आदमी एक साथ कूदते हैं लगभग 10,000 से 14,000 के फीट के ऊंचाई से। 10 से 14,000 फीट के ऊंचाई से कूदिएगा तो यह जो ट्रेनर है यहाँ पे दिख रहा है, इसका काम है कि फ्री फॉल के दौरान आपके पोस्चर को सही रखे, और जब पैराशूट खोलने की बारी आएगी तो यही पैराशूट खुलेगा। पैराशूट खुल जाने के बाद कैनोपी फ्लाई में भी दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, सब कुछ यह करेगा, आप चुपचाप ऊपर से आनंद लीजिए। इस जंप का नाम है टैंडम जंप। इंडिया में अगर आप करने जाइएगा तो आधे घंटे की लगभग ट्रेनिंग जरूरी होती है, आधे से 1 घंटे की ग्राउंड ट्रेनिंग। उसमें सिखाता है सब कि हवा में हाथ पैर को कैसे रखना है, उतरने के समय हाथ पैर को कैसे रखना है, ये सब सिखाएगा लोग, ताकि उसके अलावा इमरजेंसी में क्या क्या कर सकते हैं ये सब चीज सिखाया जाता है। लगभग 25,000 रुपया से 40,000 रुपया के बीच चार्ज लगता है एक बार कूदने का इंडिया में। अब कहीं पे 25,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे 40,000, डिपेंड करता है आप कहाँ पे किस ड्रॉप जोन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जो हरियाणा में ड्रॉप जोन है नरनौल, उसका कुछ और चार्ज है, मैसूर में है उसका कुछ और चार्ज है। जो दूसरे तरह का स्काई डाइविंग है, इसको भी बिगिनर्स कर सकते हैं, वह है स्टैटिक लाइन जंप। वह है स्टैटिक लाइन जंप। इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग अधिक होती है क्योंकि इसमें आप अकेले कूदते हैं। कम हाइट से लगभग 5,000 फीट से कूदाया जाता है और कूदने के साथ साथ ही पैराशूट खुल जाता है। मतलब आपको अपने से पैराशूट नहीं खोलना होगा, प्लेन से कूदिएगा, कूदते कूदते पैराशूट खुल जाएगा। मतलब फ्री फॉल का एक्सपीरियंस नहीं होगा। बस आपको एक कंट्रोल टंगल से कंट्रोल कर करके नीचे का व्यू देखिएगा और उतर जाइएगा। इसका कॉस्ट कम होता है, 15,000 से 25,000 एक जंप का लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं भैया हम पूरा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इतना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि हम एक दिन अपने से कूदें, पूरा एंजॉय करें और उतर जाएं, तो खुद से कूदने के लिए स्काई डाइविंग में ए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ए सर्टिफिकेट लेने के लिए जो जंप होता है उस जंप का नाम है एक्सीलरेटेड फ्री फॉल। यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब इसमें एक बार नहीं कूदाया जाता है, लगभग 8 से 10 बार कूदाया जाता है। ए सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अलग अलग लेवल का टोटल 25 जंप करना होगा। अगर पैकेज लीजिएगा जहां पे एक्सीलरेटेड फ्री फॉल का ऑप्शन है, अलग अलग ड्रॉप जोन में होता है जहां पे एक्सीलरेटेड फ्री फॉल का ऑप्शन है, वहां पे आप पैकेज लीजिएगा तो 8 से 10 जंप का पैकेज मिलेगा। उसमें सबसे पहले आपके साथ 2 और लोग कूदेंगे, आप अकेले रहिएगा, वो लोग हवा में आपको कंट्रोल करते रहेंगे, साथ में गाइड करते रहेंगे कि पोस्चर कैसे रखना है। और जैसे पैराशूट खोलने का बारी आएगा तो आप अपने से पैराशूट खोलिएगा, फिर वो लोग आपसे अलग हो जाएंगे। फिर ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी रेडियो से बताते रहेगा कि किसको खींचना है, किधर जाना है, दाहिने जाना है, बाएं जाना है।
ऐसे प्रैक्टिस करते करते बाद में एक आदमी आपके साथ कूदेगा और लास्ट में आपके साथ कोई नहीं कूदेगा, आप अकेले कूदिएगा। ऐसा 25 जंप करने के बाद आपको ए सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब आप अकेले स्काई डाइविंग कर सकते हैं। 8 से 10 जंप वाला जो पैकेज है इंडिया के कई ड्रॉप जोन में अवेलेबल है, उसका खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है, मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा आता है। 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया के बीच में इस पैकेज का कीमत इंडिया में है। जब हम लास्ट चेक किए थे, आप लोग चेक करिएगा तो कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यह 3 तरह के स्काई डाइविंग अवेलेबल है। एकदम बिगिनर है, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सब कोई का बेस्ट चॉइस होता है टेंडम जंप। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम होता है, फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम होता है, वैसे ही स्काई डाइविंग के लिए होता है ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन यानी कि ऊपर से कूदने के बाद जिस बड़े फील्ड में आप उतरिएगा उसको कहते हैं ड्रॉप जोन। उसको बहुत समतल रखना पड़ता है ताकि कूदने वाले व्यक्ति को चोट ना लगे। इंडिया में बहुत सारे ड्रॉप जोन हैं, जिसमें से जो कुछ मुख्य का हम नाम लिख के लाए हैं वह है मैसूर कर्नाटका में, दूसरा है पौंडीचेरी तमिलनाडु में, तीसरा है नरनौल हरियाणा और चौथा है अम्बी वैली महाराष्ट्र। इन सब में जो नरनौल हरियाणा वाला है इसको भारत सरकार चलाती है, इसलिए इसमें जो सुविधाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और सबसे खूबसूरत में कहो तो मेरे हिसाब से अम्बी वैली महाराष्ट्र का है, क्योंकि इसमें जब आप कैनोपी फ्लाई करिएगा तो नीचे की बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखेंगी जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। जो स्काई डाइविंग कराने वाली कंपनी होती हैं उनको कहा जाता है ऑपरेटर्स। आपको अगर स्काई डाइविंग करना है तो ऑनलाइन ऑपरेटर से संपर्क करना होगा। ऐसा नहीं है कि साइकिल चलाते हुए पहुंचे कि हमको कूदा दो, नहीं कूदाएगा। वो लोग एक डेट फिक्स करते हैं। नॉर्मली बारिश के महीने में स्काई डाइविंग नहीं होती है। वो लोग एक डेट फिक्स करते हैं कि इतने तारीख से स्काई डाइविंग का कैंप शुरू हो रहा है। जैसे कहेगा कि हाँ दिसंबर में 18 तारीख से कैंप शुरू हो रहा है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं अलग अलग ऑपरेटर। तो आपको क्या करना होगा कि उनसे जाके रजिस्टर कर लेना होगा, फीस पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको बुलाया जाएगा। जंप के एक दिन पहले नॉर्मली बुलाता है लोग, वहाँ जाइएगा। आप जिस स्टैटिक जंप करना चाहते हैं कि टेंडेम जंप करना चाहते हैं कि एक्सेलरेटेड फ्री फॉल, उस सब के लिए अलग अलग पैकेज होता है। उस पैकेज को आप पेमेंट करने के बाद जाइएगा तो उसके लिए जो जरूरी का ट्रेनिंग है वह ट्रेनिंग दे देगा। और उसके बाद जंप वाले दिन एक साथ प्लेन में बहुत आदमी को 15, 20, 50, 60 आदमी को ले जाके एक साथ जंप करवाया जाएगा। लेकिन किसी भी ऑपरेटर या ड्रॉप जोन को चुनने से पहले सेफ्टी के लिए यह देख लेना बहुत जरूरी होता है कि जो ऑपरेटर हैं क्या वह DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त है। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जितना भी हवा से संबंधित ट्रेवल है इसको यही एजेंसी कंट्रोल करती है भारत सरकार की। तो जिस ड्रॉप जोन और ऑपरेटर को ये लोग सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, मतलब उनका जो सिक्योरिटी के इक्विपमेंट हैं, स्टैंडर्ड हैं, वह सरकार के मान्यताओं से मिलते हैं, मतलब आप सेफ रहिएगा। इसके अलावा जो पैकेज में हम दाम बताए हैं यह एकदम एक्यूरेट नहीं है। इसमें 5-10 हज़ार ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप साथ में अगर कहिए कि भाई हमको फोटो वीडियो भी निकालना है तो ऐसा तो नहीं है कि आसमान में कहीं कैमरा लगा हुआ है। आपको वीडियोग्राफी करनी है तो एक आदमी और कूदेगा कैमरा लेके, आप गिरिएगा उस संग संग वीडियो करेगा, तो उसका 5-10 हज़ार रुपया सब ज़्यादा लेता है। तो अगर आपको या हम जैसे लोगों को स्काई डाइविंग करना है तो इंटरनेट से ऑपरेटर्स का पता लगाएंगे। जैसे एक बहुत फेमस ऑपरेटर का नाम याद आ रहा है जिसका नाम है स्काई राइडर, या DGCA से मान्यता प्राप्त भी है। तो इनके वेबसाइट पे आके जाके आप चेक कर लीजिएगा कि किस ड्रॉप जोन में, इसमें मैसूर वाले में, पौंडीचेरी वाले में कहाँ पे लोग इवेंट रख रहे हैं और कब से इवेंट है। रजिस्टर करिएगा। साथ में कुछ वजन और हेल्थ के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, मतलब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जिसमें हार्ट का कोई कंडीशन ना हो, और वेट 90 किलो से 100 किलो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा होने पे वो लोग सीधे मना कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होने पे भी आपको जंप करने से रोका जा सकता है। तो जंप करने से पहले यह मेडिकल सर्टिफिकेट, साथ में ऑपरेटर से संपर्क करके पैकेज लेके पेमेंट करके
उस जगह पे डेट पे पहुंच जाइए, ग्राउंड ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग है करने के बाद जिस भी मतलब जंप के लिए आपने फीस भरा है वह जंप का आनंद लीजिए और ऐसे ही आप स्काई डाइविंग का इंडिया में मजा ले सकते हैं। इंडिया में फीस थोड़ी ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया और थाईलैंड में इंडिया का अपेक्षा भी बहुत कम फीस लगता है, इसलिए जिसके पास भी पैसा हो रहा है वो सीधे पहुंच जा रहा है सऊदी अरेबिया, वहाँ से जाके कूदता है लोग। लेकिन हाँ, वहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा लैंडस्केप नहीं है, पर वहाँ पे पैसा कम लगता है। तो ये रहा आज का वीडियो। आज क्लास से हटके कुछ अलग टॉपिक पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, तो मैं आगे भी अलग अलग टॉपिक पे, जैसे मिसाइल कैसे काम करता है या फिर पनडुब्बी कैसे काम करती है, या फिर आप कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं उस पर नई नई वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।